हेलो एवरीवन। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का। चैप्टर क्लास 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का, जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे आधे घंटे में कवर कर लें और ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें। और वैसे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आई होप कि ये चैप्टर जो है वो लगभग आधे ही घंटे का चैप्टर है। तो वन बाय वन हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये कह रहा है कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, कि डेट्स जो होती है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित हो जाना। मोहित का मतलब ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा तुम अट्रैक्ट हो गए किसी चीज़ के लिए, तो उसे कहते हैं फैसिनेटेड। तो क्या था, देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था जब हिस्टोरियंस क्या थे, डेट्स को लेके बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट रहते थे कि कब हुआ, क्यों हुआ। तो देयर वाज अ हीटेड डिबेट्स, हमेशा डिबेट ही होती रहती थी कि कौन सा रूलर कब आया, किसको कब क्राउन किया गया, मतलब कब उसने वैसे समझ लो उसकी राजपोशी हुई, और बैटल्स कौन से कब लड़े गए। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिम्स विद डेट। तो यही माना जाता था कि जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से किसके पैरेलल है, मतलब बिल्कुल सेम चल रही है किसके, बस डेट्स के हिसाब से, यही माना जाता था। तो यूँ में तुमने लोगों को कहते हुए भी ये सुना होगा, ये बंदा है और ये बोलता है कि मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़नी। इससे पूछा जाता है क्यों नहीं पढ़नी, तो ये बोलता है क्योंकि ऐसा है ना, हिस्ट्री में क्या होता है, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, डेट्स पे, और मुझे तो डेट्स याद ही नहीं रहती, तो इस वजह से मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो तुमने ऐसा कहते हुए भी सुना होगा। तो क्या ये कॉन्सेप्शन ट्रू है? तुम बताओ, क्या है ये कॉन्सेप्शन ट्रू? तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है। तो हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। ये बात सही है कि जो हिस्ट्री है वो क्या है, वो चेंजेस, मतलब किस तरह से चेंजेस हुए हैं टाइम बाई टाइम, मतलब कि पहले का टाइम कुछ और था, तब वहाँ पे कुछ और चीज़ें चल रही थी, इस तरह से। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि बस हम ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, कि चीज़ें का कैसे हुई थी पास्ट में, हाउ थिंग्स हैव चेंज, और कैसे बदल गई हैं। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, जब हम क्या करते हैं, पास्ट को कंपेयर करते हैं किससे, प्रेजेंट से, वी रेफर टू टाइम वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर। तो हम चीज़ें ऐसे बताते हैं, ये प्रेजेंट में खड़े हैं तो ये चीज़ पहले हुई थी और ये अब हो रही है और ये इसके बाद हुई थी, ऐसे करके एक रेफरेंस मान लेते हैं, मतलब बीच में, और उसके बाद ये हुई थी और इसके बाद ये हुआ था। जैसे मैं कहूँ 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, लेकिन इसके बाद भारत आज़ाद हुआ था, तो मैं अभी 1857 को मान के चल रहा हूँ। तो इस तरह से हम कुछ भी रेफरेंस ले लेते हैं, उसके हिसाब से चीज़ों को बताते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डो नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। तो इस वर्ल्ड में रहते हुए हम क्या नहीं करते, हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस को नहीं पूछते हैं। व्हाट वी सी अराउंड अस, वी टेक थिंग फॉर अ ग्रांटेड, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इट व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट। हम चीज़ों को वैसे ही अपना लेते हैं। इसका, इस लाइन का मैं मतलब बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे आज हैं तो हम दिमाग नहीं लगाते कि पीछे क्या हुआ था, कि ये पंखा है तो पंखा कैसे आया था। हम देखते हैं पंखा है, पंखा चल रहा है, पंखा हवा दे रहा है, बढ़िया है। हम वैसे ही चीज़ों, वही वो लाइन बोल रहा है कि वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम उन चीज़ों को ऐसे ही मान लेते हैं, एज इफ़ वाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड। और हम यही मानते हैं कि पंखा ऐसा नहीं था, कि हम यही मान लेते हैं कि मुग़ल काल में भी ऐसे ही पंखा वंखा रहा होगा, वो भी चलता होगा। मतलब कि हम यही देखते हैं कि जो आज है वही पहले भी रहा होगा। हम पहले के लोगों की समस्याओं को नहीं समझना चाहते, हम नहीं समझना चाहते कि उन्होंने क्या संघर्ष किया। तो यही सब हमें पढ़ना पड़ता है किसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर, कि लोगों के पास पहले से ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये सारी फैसिलिटीज़ जो आज हमारे पास हैं वो लोगों के पास नहीं थी। तो हिस्ट्री, अगर मैं अपने मतलब अपने थोड़े से बात रखूं, तो हिस्ट्री क्या देता है, हिस्ट्री हमें एक तरीका देता है किससे, कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जांपल ये मान लो कि 2017 या 18 के टाइम पे ऐसे मान लो किसी भी स्टेट में क्या हुई, बाढ़ आई, फ्लड आया, ठीक है। तो हम उन्होंने फिर उसके बाद वो किसी ना किसी तरह से उसे ओवरकम हुए होंगे, उन्होंने अपने आप को उससे बचाया होगा। तो अगर हम यही समझ लें, उसका इतिहास पढ़ लें कि इन लोगों ने कैसे इससे बचे, फ्लड से क्या क्या इन्होंने मतलब उपाय किए, क्या क्या सॉल्यूशन किए फ्लड से बचने के लिए। तो अगर इन फ्यूचर मान लो कभी भी 2027-28 या कभी भी ना हो, भगवान करे, लेकिन किसी भी स्टेट में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो हम उस हिस्ट्री से क्या करते हैं, ये तरीका सीख लेते हैं कि हमें आगे भी इसी तरह से आगे चलना होगा। जैसे चंद्रयान 2
जब फेल हुआ तो हमें पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और उसको हमने आगे सुधारा। तो हिस्ट्री हमें इसीलिए पढ़नी होती है कि हम आगे आने वाले समय में हिस्ट्री को पढ़कर क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, हम नहीं करते हैं, ये सब बता दिया मैंने। बट मोस्ट ऑफ अस अवर मूवमेंट ऑफ वंडर, लेकिन ज़्यादातर हमें क्या होता है, कभी कभार आश्चर्य होता है। व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्या होते हैं, थोड़े से क्यूरियस हो जाते हैं। एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, और कभी कभार हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लगते हैं जो क्या होते हैं, थोड़े से हिस्टोरिकल होते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब चाय पीते हैं स्टॉल पे, तो दिमाग में कभी ना कभी तो आता है कि ये चाय कहाँ से आई, ये कॉफ़ी कहाँ से आई। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन के बाहर पूछते हैं कि रेलवे कब बनी होगी, किसने बनाया होगा, ट्रैवल इतनी इतनी लंबी डिस्टेंस में पहले लोग नहीं थी रेलवे तो क्या करते थे। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मॉर्निंग में, तो हमारे दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि मॉर्निंग कब न्यूज़पेपर कब से स्टार्ट हुए, कब से प्रिंट होना स्टार्ट हुए। तो ये सारी चीज़ों को जवाब ही हमें कौन देता है, हिस्ट्री हमें इन सब का जवाब देती है। यहाँ पे आपने जो फ़ोटो देखी अभी थोड़ी देर पहले, इसको रफ करते हैं। इसके बाद ये फ़ोटो जो देख पा रहे हो, यहाँ पे ब्राह्मण जो है, ये लिखा है कि ब्राह्मण ने ऑफ़र किया है, क्या किया, शास्त्र किसको दे रहे हैं, ब्रिटेनिया को। ये एक फ़ोटो बनाई गई है, किसने बनाई है, जेम्स रेनल ने 1782 में। ठीक है, तो इसको इतना ही समझना है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद फटाक से। इधर कुछ रह तो नहीं है, नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, ये जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो जितने भी ये हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं रेफर्स अस बैक टू द नोशंस ऑफ टाइम। यही हमें क्या देते हैं, हमें पीछे भेजते हैं। मतलब कि हम पीछे भेजने का मतलब कि हम अपने इतिहास को पढ़ने के लिए फिर क्या होते हैं, थोड़े से क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन अ टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। लेकिन हर बार जो टाइम होता है वो एकदम प्रिसाइज नहीं होता, वो हमेशा ठीक ठीक नहीं होता। प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सटीक होना, ठीक ठीक होना, ठीक है। तो हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सटीक हो जाए, खास तौर पे जब हम बात करते हैं ईयर्स की और मंथ की। तो सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभार ये क्या होता है, डेट तो फिक्स नहीं होती, लेकिन हमें टाइम का पता होता है कि इस पीरियड के बिटवीन ये चीज़ें हुई होती हैं। तो कह रहा है पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। ऐसा तो कोई दिन नहीं रहा होगा एकदम से कि ये सब उठे सुबह इंडियंस थे और इन्होंने कहा कि आज से क्या करेंगे, आज से हम चाय पीना शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, या फिर ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐलान कर दिया होगा कि तुम लोग आज से चाय पियोगे। तो किसी ने पी, फिर इसको अच्छी लगी होगी, फिर उसने कहा यार ये देखो बढ़िया एकदम मस्त है। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है क्या, इसने भी कप उठाया और पी चाय देखी, इसको भी अच्छा लगी। तो ऐसा कोई फिक्स डेट थोड़ा नहीं है कि आज से चाय पीना इन्होंने शुरू कर दी। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि जब अंग्रेज़ आए थे उस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था, चाय पीना शुरू कर दिया था। ऐसे करके हम बता सकते हैं। तो वही वो कह रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई फिक्स डेट नहीं है, एकदम से प्रिसाइज डेट नहीं है कि ऐसा तभी हुआ था, बल्कि ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पीरियड ऑफ टाइम में हुई हैं, धीरे 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 ये चीज़ें हुई हैं। बात ही समझ में। तो पीपल इन इंडिया डिड नॉट ड्रिंक टी वन फाइन डे, किसी एक दिन नहीं पीना शुरू करते। तो दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। टेस्ट मिला कब मिला, वो भी टाइम, बहुत जब टाइम लिया धीरे धीरे। तो देयर कैन बी वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। कभी लेकिन क्या होती है, किसी एक प्रोसेस के लिए डेट हो सकती है, लेकिन किसी ऐसी ये समझ लो कि चाय पीना वगैरह ऐसे कोई एकदम प्रिसाइज डेट नहीं होगी। तो सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन अ विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड। इसी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते कि ब्रिटिश रूल कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो भी एक प्रोसेस में हुआ, धीरे धीरे काम हुआ है। बात आ रही है समझ में। तो कह रहा है कि और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, और इसी तरह से क्या हुए, नेशनल मूवमेंट भी स्टार्ट हुए धीरे धीरे, और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और इकोनॉमी और सोसाइटी में धीरे धीरे ही चेंज हुए हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हुई। वी कैन ओनली रिफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम। हम स्पैन ऑफ टाइम मतलब एक काल खंड तो बता सकते हैं, एक टाइम का हम एक पूरा स्पैन तो बता सकते हैं कि इतने से इतने के बीच में, लेकिन कोई ऐसी फिक्स डेट नहीं दे सकते हैं। बात आगे समझ में। तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो कह रहा है वाई देन वी डू, यहाँ से चलते हैं फिर, वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो आखिर हम क्यों फंसे रहते हैं हमेशा इसी बात पे कि हिस्ट्री जो है वो रिलेट करती है डेट से, हम ऐसे ही पर सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर डेट्स पे होते हैं, लेकिन पूरा हिस्ट्री इस पे ही डिपेंड नहीं है कि डेट्स। इसी वजह से हम क्या करते रहते हैं, डरते रहते हैं कि हाँ डेट्स हैं नहीं पढ़ेंगे। तो ये नहीं करना है। बात आ रही समझ। तो दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स।
कि एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बहुत ज़्यादा बैटल्स होने लगी और इवेंट्स होने लगे। इट वॉज अबाउट रूलर्स के बारे में है, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में है। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर किंग वाज क्राउन। हिस्टोरियंस ने बताया कि कौन सा राजा कब मतलब उसका वो राजा बना। द ईयर ही है मैरिड, कब उसने शादी करी। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, उसका कब बच्चा हुआ। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, और किस साल उसने क्या किया, एक लड़ाई लड़ी, और कब मर गया, और कब फिर क्या हुआ, नेक्स्ट रूलर आया। तो ये हिस्टोरियंस ने दिया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स ऐसे हैं जिनको क्या किया जाता है, डेट से रिलेट किया जाता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हम पूरी हिस्ट्री ही पूरी डेट से रिलेटेड है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, ठीक है। हालांकि टाइम का बहुत बड़ा रोल रहता है किसमें, हिस्ट्री में, ठीक है। टाइम का बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री में। फिर इसके बाद कह रहा है फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइन। तो इस तरह के जब इवेंट होते हैं तो इनमें क्या होता है, डेट्स को डिटरमाइन किया जाता है। और इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कम टू बी इम्पॉर्टेंट। और तब डेट्स की डिबेट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो पहले नहीं थी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो अब क्या थी, सॉरी मैं ये बोल रहा था कि अभी क्या है, अब इतनी ज़्यादा ये मैसेज आ गया तो उसमें ही ध्यान चला गया पूरा, तो ध्यान सुना। तो एंड इट इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स, तो यही कह रहा है कि पहले के टाइम पे ये डिबेट्स क्या थी, पहले के टाइम पे ये डिबेट्स जो थी वो मतलब ये इवेंट्स, अगर हम किसी प्रोसेस को लेके चलते हैं तो वो प्रोसेस में ये सारी मतलब डिबेट्स कोई मतलब नहीं रखती। लेकिन जब कोई इवेंट होता है तो उसमें ये डिबेट ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एक बंदा कहेगा ये हुआ था 1857 में, कोई कहने लगे 1858 में हुआ था। अगर 1857 का आप रिवॉल्ट पे ही देख लें, बात कर लें, तो अगर दो लोग ऐसे बोलने लगे तो यहाँ पे डेट क्या करेगी, ज़रूरी हो जाएगी। क्योंकि 1857 की जस्ट बाद 1858 में क्या हुआ था, है ना, कई सारे चेंजेस करे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे डेट क्या होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन इस तरह से चाय पीने में कौन सी डेट, तो वो गड़बड़ है चीज़, ठीक है, तो वो नहीं मानी जाएगी। लेकिन किसी किसी जगह पे डेट्स के ऊपर जो डिबेट होती है वो सही भी होते हैं। तो कह रहा है इसके बाद होस्ट ऑफ अदर इशूज एंड द अदर क्वेश्चन दे टू लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड। तो कह रहा है कि दे प्रोड्यूस्ड एंड एट हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट केम अप। तो कह रहा है इस पूरी हिस्ट्री की बुक में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, यहाँ तो कुछ ऐसा खास दिखा नहीं। तो कह रहा है विच डेट्स, कि आखिर कौन सी डेट्स। तो बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज ए इंपॉर्टेंट। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम किसी डेट्स को इंपॉर्टेंट मान लें। द डेट वी सेलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। क्या ऐसी डेट होनी चाहिए जिसके अराउंड हम पूरी अपनी पास्ट की पूरी स्टोरी को ही कंपोज कर लें। आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, आर नॉट इम्पॉर्टेंट देयर ओन, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है कि दे बिकम वाइटल, वो इसलिए ये डेट्स इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ था। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। तो ये एक पर्टिकुलर इवेंट है, इसके लिए ये डेट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आ रही बात समझ में। तो ऐसे ही कुछ डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। वो डेट अपने आप इंपॉर्टेंट नहीं बन गई, बल्कि उस डेट पे कोई पर्टिकुलर बहुत ही अच्छा क्या हुआ, जैसे जालियांवाला बाग, या बहुत अच्छा या कोई ऐसा हिस्टोरिक इवेंट हो गया जिसको क्या करना पड़ा है, याद करना पड़ा है। इफ़ आवर फोकस ऑफ अ स्टडी चेंज वी लुकिंग एट अ न्यू इशू एंड न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। तो कह रहा है इफ़ वी बिगिन टू लुक एट अ न्यू इशूज, अगर हम नए इशूज़ को देखते हैं, नए सेट ऑफ डेट्स को देखते हैं, तो वो भी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कभी कभार ऐसा होता है, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के लिए हमारी सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट हम कभी कभार ऐसा होता है केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में कई सारे वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग क्या किए, अपनी खोजें करी, तो वहाँ पे हमें उनके हिसाब से डेट्स को पढ़ना ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के हिसाब से जो इतनी भी डेट्स होंगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्टोरीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। तो ब्रिटिश लोगों ने जो भी इंडिया में क्या किया है, रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो लिखा है, उन्होंने अपने गवर्नेंस को ज़्यादा अच्छे से दिखाया है। मतलब ये कह रहा है कि जो अंग्रेज आए थे, ठीक है, ये अंग्रेज था, तो इसने क्या किया है, इसने ना क्या किया है, अपने मतलब गवर्नर जनरल को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उनकी सारी डेट्स को एकदम इसने स्पेसिफिक कर दिया है कि ये देखो तब आए थे, ये वाले गवर्नर तब आए थे, ये वाले गवर्नर तब आए थे। तो वही बता रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन इन अ सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी एंड कैनिंग, इन सब के बारे में भी पढ़ने को में आगे मिलेगा। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया। लॉरेंस लिटन है, ठीक है, लॉरेंस लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इट वाज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड वाइस। तो ये एक बड़ा लंबा सा चलने वाला क्या है, एक ऐसे समझ लो ऐसे सीरीज़ है, एक बहुत लंबी सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे गवर्नर जनरल आए।
ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनालिटीज़। सारी जो भी हम अपनी ये बुक देखेंगे इसमें ये सारी डेट्स जो होंगी वो इन्हीं पर्सनालिटीज़ के बारे में बताती हैं, टू देयर एक्टिविटीज़ के बारे में बताती हैं, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बताती हैं। क्योंकि हमें पता है कि अभी अगर अपने इंडिया की हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया पे क्या रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत दिनों तक रूल रहा है, ठीक है। लगभग हम वही 1757 से 1947 तक मान लेते हैं। वैसे तो 1757 में प्लासी का वॉर हुआ था, लेकिन 1765 जो 64 में क्या हुआ था, बक्सर का जो बैटल हुआ था, उसके बाद 1765 में क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी। और 1765 से लेकर 1947 तक यहाँ पे ये मान लो पूरी तरह से क्या थे, हम कब्जे में थे किसके, ब्रिटिश के। तो यहाँ पे जितनी भी डेट्स होंगी वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने मेंशन करी होंगी, और जब उनको मेंशन किया होगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं इसमें हिस्ट्री। वो भी कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसा कि तुम्हें पता होगा, मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री होती है वो क्लास 6 का पार्ट है, मिडीवल हिस्ट्री हमारी 7th का पार्ट है, और जो 8th क्लास है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो वही हमें इसमें पढ़ना होगा, और मैं इस वाली जो सीरीज़ है इसमें पूरी 8th की हिस्ट्री धीरे धीरे कवर कर दूँगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा। अगर कोई चैप्टर बड़ा होगा तो उसके और भी मतलब 1-2 पार्ट आ जाएंगे, फिर थर्ड चैप्टर, फिर फोर्थ चैप्टर, इस तरह से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आगे इसके बाद पढ़ना है कि पर्सनालिटी टू एक्टिविटीज़ पॉलिसी एंड अचीवमेंट, इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। तो कह रहा है कि उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, पॉलिसीज अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। अगर उनकी कह रहा है कि इफ इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स, कि अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में हम अगर पढ़ने चाहेंगे तो कह रहा है दैट वाज important for us to know the chronology of their lives mark the different chapters of the history of the British India. It was nothing outside their lives that was important for us. मतलब कि ये वही बोल रहा है कि भाई गवर्नर जनरल की पर्सनल लाइफ में क्या हुआ हमें उससे कोई मतलब है नहीं। हम ये देखेंगे कि उसने इंडिया में क्या क्या काम किए, कौन कौन सी पॉलिसीज़ लगाई, क्या करा, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ में हम इंटरफेयर करेंगे। इंटरफेयर का मतलब है कि हमने उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो वही वो बोल रहा है कि उसको बारे में क्यों जानेंगे, हम ये जानेंगे ना कि वो इंडिया में कब आया, उसने क्या क्या किया और कैसे चला गया, और उसके बाद फिर कौन सा आया। तो कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे। क्या जो ब्रिटिश मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी, उसको हम क्या दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते? क्या हम उसको और किसी तरीके से नहीं लिख सकते? इंडियन सोसाइटी के हिसाब से नहीं लिख सकते उसको? क्या हमेशा हमें वो गवर्नर जनरल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा? तो बिल्कुल गलत बात है। हम उसको गवर्नर जनरल के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, और हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे कौन कौन से जो ऐसे समझ लो कि हमारे यहाँ पे जो कोई क्या हुए हैं, कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, फ्रीडम फाइटर्स हुए, तो उनके हिसाब से भी हम पढ़ सकते हैं शुरुआत से लेकर लास्ट तक, कि भाई तब ये हुआ 1857 में, है ना। ऐसे हम पढ़ सकते हैं कि 1757 में कौन था, सिराजुद्दौला था, फिर शाह आलम सेकंड था, और मीर कासिम था, फिर उसके बाद आगे चलेंगे टीपू सुल्तान, ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं सारा कुछ। तो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम वो किसके हिसाब से पढ़ें, गवर्नर जनरल के सीक्वेंस से पढ़ें। हम हो सकता है कि इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके हिसाब से पढ़ लेंगे, इंडियन किंग्स के हिसाब से पढ़ लेंगे, है ना। तो ये वही बोल रहा है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रिजिड होकर उसी के हिसाब से पढ़ें। तो व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइड इनटू चैप्टर्स, हम क्या करते हैं उसे चैप्टर्स में बांट देते हैं। व्हाई डू वी डू दिस, आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। तो इससे क्या होता था, एक चैप्टर दूसरे से क्या होता है, रिलेट करता चला जाता है। पहला वाला चैप्टर पढ़ा, उससे दूसरा वाला चैप्टर रिलेटेड था, दूसरा वाला पढ़ा, उससे तीसरा वाला था। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब इस सीरीज़ को देखना तो 1 by 1 करके चैप्टर देखना, एक के बाद एक। तो कह रहा है इट इज़ द टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक सम सेंस। तो इससे एक स्टोरी तरह से बनती चली जाती, शुरू से लेकर लास्ट तक हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो वो स्टोरी जब पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है कि ये हुआ था, अच्छा इसके बाद फिर ये हुआ था, अच्छा इसके बाद ये हुआ था, है ना। ये इसी तरह से पढ़ने का तरीका है। तो इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव अ शेप टू स्टोरी वी आर टेलिंग इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो ये जो हिस्ट्री है ये किसके अराउंड हमारी घूमती है, गवर्नर जनरल्स के अराउंड। द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिविटीज़ जो इंडियन ने करी वो सिंपली फिट नहीं होती, दे हैव नो स्पेस। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी है उसमें गवर्नर जनरल्स के बारे में तो लिखा है, लेकिन इंडियंस ने जो किया उसके बारे में कुछ नहीं है। व्हाट देन डू वी डू, तो फिर हमें क्या करना होगा, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर अवर हिस्ट्री। तो हमें अपनी हिस्ट्री के लिए अलग से फॉर्मेट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश वाले तो अपने बारे में लिख के चले गए सब, ये गवर्नर जनरल आए, ये महान थे, ये महान थे, ये महान थे, ये महान थे। उन्होंने भगत सिंह के बारे में तो कुछ बताया नहीं, है ना। तो भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर क्या करेंगे। उन्होंने पीटी नेहरू के बारे में नहीं लिखा,
तो हम अपने हिसाब से हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है, हम उनके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। तो हम इन डेट्स को फिर से क्या कर लेंगे, एक बार अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स इस तरह से हमारे सामने आएगा, हम उनको अपने हिसाब से अरेंज करेंगे, ना कि ब्रिटिश गवर्नर जनरलों के हिसाब से या ब्रिटिश हिस्ट्री के हिसाब से हम उनको पढ़ेंगे। तो आई होप की बात समझ में आए। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, इसको याद कर लिया। चलो आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो कह रहा है हाउ डू वी पीरियडाइज, आखिर हम अपनी हिस्ट्री को कैसे बांटें। तो कह रहा है इन 1817 का टाइम था जब जेम्स मिल ने, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर था, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाया। और जेम्स मिल के लिए अच्छी बात तो ये है कि जेम्स मिल महाराज जी कभी इंडिया आए ही नहीं था, जेम्स मिल कभी इंडिया आए ही नहीं, और इन्होंने क्या कर दिया, पूरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिख डाली, समझे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन्होंने लिख डाली। लेकिन ये कभी भारत देखने तक नहीं आए थे कि क्या चल रहा है, तो ऐसे तो इन्होंने हिस्ट्री लिखी है। तो इन दिस ही डिवाइडेड इंडिया को उन्होंने 3 पार्ट्स में बांट दिया। इन्होंने कहा इंडिया में 3 तरह के लोग हैं, कौन से, हिंदू हैं, मुस्लिम है, और यहाँ पे ब्रिटिश राज करते हैं। तो द पीरियडाइजेशन कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, सबने मान लिया। कैन यू थिंक एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही इस तरह से हिस्ट्री को बताओ, लिख दिया हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश करके हैं, ये गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल गड़बड़ है, मैं तो इसको कतई नहीं मानता। तो मानते हो क्या। तो वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, तो वाई डू, आखिर हम क्यों डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में। तो कह रहा सो वी डू सो इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम, जिससे हमें क्या कर पाए, एक टाइम को हम समझ पाए, एक पर्टिकुलर टाइम को समझ पाए। सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर्स टू अस, हर एक चीज़ का सेंट्रल फीचर हम समझ पाएँ जो क्या होता है हमें सामने दिखता है। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज दैट इज़ अ डेमरिकेट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड, जिससे हम क्या कर पाएँ, वी पीरियडाइज, हम पीरियडाइज कर देते हैं, मतलब टाइम को बांट देते हैं। क्यों बांट देते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, कहाँ गए, हाँ, जैसे कि हम उनके बीच में डिफरेंस कर पाएँ। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़ अबाउट पास्ट, वो हमारे आइडियाज़ को बताते हैं, जो भी हम हिस्ट्री को जिस तरह से बांट रहे हैं उससे क्या होता है, हमारे आइडियाज़ पता लगते हैं। दिस हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे बातें लिखी हैं, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो इसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो कह रहा है मिल ने ये सोचा, अब यहाँ पे वही जेम्स मिल की बात आ गई फिर से। तो जेम्स मिल ने क्या सोचा कि मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल, कि ये जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ है ना, ये सब कहाँ पे हैं, नीचे वाले दर्जे में है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम रिपोर्ट्स रूल द कंट्री। तो उसके जब मतलब कि उनके हिसाब से, अगर हम मिल के हिसाब से सुने, तो मिल ये कहते हैं कि ब्रिटिश जब क्या थे, इंडिया में आए, उससे पहले हिंदू और मुस्लिम जो थे डिपोर्ट्स रूल द कंट्री, वही क्या करते थे, कंट्री पे रूल करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस था, मतलब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को सहन नहीं करना चाहते थे। ये कौन बता रहा है हमें, मिल बता रहा है, ठीक है। ये कब की बात कर रहा है, वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात कर रहा है, जब ब्रिटिशर्स आए नहीं थे। तो कह रहा है रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट के टैबू थे। कास्ट टैबू का मतलब होता है रूढ़िवादिता होना, कि मतलब कास्ट बहुत ज़्यादा, कास्ट ऐसे मतलब कि वो 4 कास्ट तो पता ही होंगी ना, उसी हिसाब से ये चीज़ें चल रही थी हिंदू धर्म में। और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस चल रही थी, डोमिनेटेड सोशल लाइफ, तो कुछ ऐसी प्रथाएं चल रही थी, मतलब कि सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा था। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, मिल को ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स आए और तब हम लोग क्या हुए, तब उन्होंने हमें लोगों को क्या किया, सिविलाइज कर दिया। पहले हम अनसिविलाइज थे, मतलब ब्रिटिश मिल के हिसाब से ब्रिटिशर्स के आने पहले से हम कैसे थे, असभ्य थे, हमारे अंदर सभ्यता नहीं। तो ये सही है क्या, तो हम क्या मिल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बताओ, क्या पढ़ेंगे मिल की हिस्ट्री, तो नहीं पढ़ेंगे ना। जहाँ हमें जो चीज़ अपने हिसाब से सही लगेगी हम उसको देखेंगे। तो हम जो उन्होंने पढ़ा है मतलब उसको भी देख लेंगे, और जो भाई हमें सही लगता है वो अपना फिर देखेंगे। तो वही आगे वो बताएगा। अभी चलते हैं आगे इसके बाद। तो मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, तो मिल को ये एहसास हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ही क्या किया है, हम लोगों को सिविलाइज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फिर से चालू हो गया है। दिस इज इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस, तो उन्होंने क्या है, इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने ही हमें क्या किया, क्योंकि ये लोग यूरोप के थे ना, तुम्हें पता होगा कि ये पूरा ऐसा करके चलता है। तो यहाँ पे यूरोप पड़ता है और यहाँ पे क्या करता है, एशिया पड़ता है, और इंडिया है वो एशिया का पार्ट है, जबकि यूके जो है ब्रिटिश है, ब्रिटेन, सॉरी मैं ब्रिटिश बोल रहा हूँ, ब्रिटेन जो है वो किसका पार्ट है, यूरोप का पार्ट है। तो यूरोपियन मैनर सिखाए, आर्ट सिखाए, इंस्टीट्यूशन सिखाए और लॉ दिया किसको, इंडिया को। मिल इन फैक्ट सजेस्ट दैट ही ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया,
मिल तो यहाँ तक कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सारी क्या कर ली थी, टेरिटरीज जीत ली थी किसकी, इंडिया की, इंश्योर द एनलाइटमेंट, और क्या किया था यहाँ पे ज्ञान का प्रकाश फैलाया और हैप्पीनेस फैलाई इंडिया के पीपल के लोग में। क्या ऐसा था? क्या ऐसा था? क्या सच में इंडियन पीपल को बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने ज्ञान मतलब कि उनको दिया बहुत ज़्यादा, और हैप्पीनेस फैलाई? क्या बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दी? फॉर इंडिया वॉज नॉट अ कैपेबल ऑफ अ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश। तो मिल कहते हैं कि इंडिया क्या नहीं कर पाता, कभी भी प्रोग्रेस इतनी नहीं कर पाता अगर ब्रिटिश रूल ना आया होता। तो हालांकि कुछ बातें मिल की मानना सही भी है कि कुछ बातें सही भी हैं और कुछ बातें गलत भी हैं। जैसा कि इतना ज़्यादा तो खुशी नहीं थे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इच्छा के बिना ही क्या किया गया था, वर्ल्ड वॉर में हमें उतार दिया गया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, जबकि हम चाहते भी नहीं थे कि हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ें। फिर भी हमने लड़ा, क्यों? क्योंकि हम अपनी क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे। जो अंग्रेज हमें देना नहीं चाहते थे, वो एज अ बिहेव करते थे हमारे साथ कैसा, स्लेव जैसा, कि हम उनके क्या हैं, गुलाम हैं। तो मिल कहते हैं कि जो यूरोपीय मैनर्स हैं वो किसने दिए हैं, ब्रिटिशर्स ने दिए इंडिया को ना, नॉलेज दी है, काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। मिल बताते हैं ऐसा, मिल कह रहे हैं अपनी बुक में। मिल की बुक का नाम क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो मिल अपनी बुक में ऐसा बताते हैं, लेकिन ये सारी बातें तो सही नहीं। तो कह रहा है कि फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस, ये क्या, इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इस तरह के आइडिया ऑफ हिस्ट्री में ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया है, रिप्रेजेंट, ब्रिटिश रूल को ऐसा दिखाया गया है कि उसने क्या किया है, बहुत प्रोग्रेस करवाई इंडिया की और बहुत इंडिया को सिविलाइज किया। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस, और ऐसा बताया गया कि ब्रिटिश रूल से पहले का जो टाइम था वो क्या था, बहुत ज़्यादा ही, मतलब ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो उससे पहले हम लोग बहुत अंधकार में रहते थे, मतलब हमारे पास कुछ पता ही नहीं था। ऐसे ये तो ऐसा मान रहे हैं कि जैसे हमारे पास ना तो राजा थे अच्छे, है ना, और ना ही क्या थे, कोई किंग्स थे, ना कुछ अच्छा हो रहा था, हम लोग एकदम भूखे मर रहे थे, ऐसा ये लोग कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा था? कितना ज़्यादा ब्रिटिशर्स लूट के ले गए हमको, है ना। तो ये वो, क्योंकि भाई वो तो मिल हैं, वो भी स्कॉटलैंड के हैं, है ना, तो वो अपनी बड़ाइयाँ लिख रहे हैं, ब्रिटिशर्स की बड़ाइयाँ लिख रहे हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री को पढ़ना, अगर हम ऐसी सब सोचो कि सबको हिस्ट्री पढ़ाई जाए, तो ऐसे में तो हम फिर अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको तो कुछ समझेंगे नहीं, है ना, और काफ़ी सारे हमारे जो बढ़िया अच्छे अच्छे किंग्स हैं तो उनको कुछ नहीं समझेंगे। कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या इस तरह की बातें आज मानी जाएंगी? इन मैनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज ए हिंदू और मुस्लिम, क्या हम अपने पीरियड, हिस्ट्री और पीरियड को हिंदू मुस्लिम में बांट देंगे? डिड नॉट वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट सिमिलरली, क्या इस टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहे हों? वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, क्या हम पूरी हिस्ट्री को इस तरह से बांटेंगे कि रिलीजन के हिसाब से? तो कह रहा है कैन डू नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट सिमिल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स, क्या एक साथ फेथ एग्जिस्ट नहीं करते थे? तो जाहिर सी बात है, जब मुगल पीरियड था तब भी हिंदू क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट करते थे, और मुसलमान भी एग्जिस्ट करते थे, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते थे। तो वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, क्या क्यों हम ऐसा कर दे रहे हैं कि हम एक पीरियड को किसके हिसाब से बांट दे रहे हैं, रिलीजन के हिसाब से बांट दे रहे हैं? टू डू सो इट इज टू सजेस्ट दैट द लाइफ्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि उस टाइम पे अगर हम हिंदुओं के हिसाब से चीज़ें बांट देते तो हम मतलब मुसलमान या अदर फेथ्स को क्या नहीं करते, मान नहीं रहे, और अगर हम मुसलमान के हिसाब से बांट दे रहे हैं तो मतलब हम इसका हिंदू को नहीं मान रहे हैं कतई भी। वही ये बोल रहा है कि वी शुड आल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन द एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, हमें ये भी मानना होगा कि भले ही एंशिएंट रूलर्स की ही बात क्यों ना कर लें, वो भी सेम फेथ नहीं मानते थे। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? तो मैंने जैसा कहा कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा और आधे घंटे का ही लेक्चर बनाऊँगा, भले ही मुझे 2 पार्ट बनाने पड़े, ठीक है, लेकिन हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि आखिर चल क्या है। वो ये इस वाली लाइन में, चलो हम लोग यहाँ पे तक कंप्लीट करेंगे आज, और मुझे लगता है कि मुझे कहाँ तक पे जाना पड़ेगा, फिर तो कॉलोनियल अभी रह जाएगा, मतलब थोड़ा सा रह जाएगा, एक वीडियो को और काम रह जाएगा इसमें, तो हम लोग उसको भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले इसको समझ लेना है क्या बोल रहा है, कहाँ गिरे हैं, ये रही थी, ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग कि वी आल्सो रिमेंबर कि हमें ये भी मानना होगा कि एंशिएंट इंडिया के टाइम पे क्या था, सेम फेथ नहीं थे, डिड नॉट शेयर द सेम फेथ। जैसे कि क्या बात करते हैं, जैसे हम अशोक की ही बात करते हैं, तो वैसे तो अशोक का हिंदू था, ठीक है, लेकिन जो अशोक ने फिर क्या कर लिया, अशोक ने फिर क्या किया, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया, है ना। तो यही वो बोल रहा है कि एंशिएंट टाइम्स के भी रूलर अलग अलग थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि यहाँ पे ये वाला इतना टाइम हिंदूज़ का चला है, इतना फिर मुसलमान का चला है, और फिर इतना ब्रिटिशर्स का चला है।
ऐसा नहीं था कि सारे यहाँ पे भी कुछ फेथ से, कुछ रिलीजन साथ साथ क्या थे, फ्लरिश हो रहे थे। और सेम मुसलमान के टाइम पे भी हिंदू थे, है ना, और ब्रिटिशर्स के टाइम में हिंदू मुस्लिम दोनों लोग थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम पूरे हिस्ट्री को इस हिसाब से बांटते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज यहाँ तक कवर अप किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी, और उसके आगे हम लोग कल इसके देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, और जुड़े रहिए। फिर अगला जो पार्ट आएगा इसमें मैं बता दूं किस तरह से आएगा। देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे क्लास का नाम दे देंगे, क्लास कौन सी है, ठीक है। उससे पहले एनसीईआरटी वगैरह कुछ लिखा होगा, क्लास 8 लिख जाएगा। उसके बाद चैप्टर का नाम लिख जाएगा, चैप्टर का पूरा नाम लिखा होगा। उसके बाद ये लिखा होगा कि ये पार्ट 1 है, कि पार्ट 2 है, या पार्ट 3 है। और इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसका नाम हिस्ट्री के नाम से कुछ रख दूंगा, ठीक है, हिस्ट्री करके। तो वो तुम लोग देख लेना। आधे घंटे का लेक्चर है। अगर तुम्हें ज़्यादा स्लो लगता है कि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो तुम 1.5x की स्पीड पे देखो लेक्चर को, ठीक है। लेकिन लेक्चर एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग आगे मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।